नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश चौधरी, सफलता सुविद्या एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हम इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने कई चीज़ों का अध्ययन किया, सिक्कों का अध्ययन किया, स्मारकों का अध्ययन किया, सभी चीज़ों का अध्ययन किया। आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो अवशेष हैं, मतलब खुदाई में जो अवशेष क्या होते हैं, जो खुदाई में प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इत्यादि की जानकारी ज़्यादातर हमें अवशेषों से ही प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अवशेष किस प्रकार भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत के रूप में जाने जाते हैं और अवशेष किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बस्तियों के स्थलों के खनन से जो अवशेष मिले हैं उन्हें प्रागैतिहासिक और आदि इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो प्रागैतिहासिक और आदि इतिहास का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। प्राचीन इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया: प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल, 3 कालखंड। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, कई मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, लिपिबद्ध अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, पर गूढ़ लिपि होने के कारण उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उस कालखंड को इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल में रखा है। दूसरा आदि इतिहास काल कहा गया है। आदि इतिहास काल में उस तरह की मोहरें और जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़ा जा सका है, उससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। तो उस कालखंड को आदि इतिहास कालखंड में रखा गया है। तीसरा जो है वह है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया है जिसमें साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं और पूरा इतिहास साहित्य पर डिपेंड है, बुक्स पे, तो उसे इतिहास काल कहा गया है। तो ये 3 कालखंड है, ये ध्यान रखिएगा आप: प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। तो बस्तियों के स्थलों से उत्खनन से जो अवशेष मिले हैं उसमें प्रागैतिहासिक और आदि इतिहास पर प्रकाश पड़ा है। अवशेषों से इन 2 इतिहास कालखंड की जानकारी ही प्राप्त होती है, बाकी साहित्य से होती है इतिहास काल की। आदिमानव ने किस प्रकार उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया, इसकी जानकारी हमें खुदाई में प्राप्त बस्तियों से जो पत्थर और हड्डी के औजार, मिट्टी के बर्तन, मकान के खंडर जो भी प्राप्त हुए हैं उससे होती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में सोन नदी की घाटी में पुरापाषाण युग से मिले पत्थर के खुरदरे औजारों से अनुमान लगाया गया कि भारत में आदि मानव ईसा से 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व रहता था। तो इस प्रकार ये अनुमान लगाया जाता है। आगे कई स्थानों पर नीचे के स्तरों में हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं और ऊपर के स्तर पर हड़प्पा संस्कृति के, मतलब जैसे जैसे हम खोदेंगे तो एक अलग कालखंड हमें प्राप्त होता गया है। इसकी जानकारी आगे मिलेगी। जिन जिन स्थानों पर एक ही आकृति के मृदभांड मिले हैं उन्हें इतिहासकारों ने एक ही संस्कृति के अंतर्गत रखा है। मृदभांडों से संस्कृति के विकास क्रम पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि गंगा, यमुना, दोआब में सबसे नीचे की सतह पर गेरुए रंग के मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। उनके ऊपरी सतहों पर मृदभांडों का क्रम यह है कि पहले काले, फिर लाल और फिर चित्रित भूरे रंग के मृदभांड मिले हैं। मैंने नीचे नोट दिया, देखिए आप इस तरह से समझिए इसको। मृदभांडों का क्रम, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले सबसे नीचे जो हमें मिले सबसे प्राचीन मृदभांड वो हैं गेरुए। फिर बाद में जो मृदभांड मिले हैं वो काले मिले हैं, उसके बाद जो मिले हैं लाल मिले हैं, और सबसे नवीनतम जो है वो चित्रित भूरे रंग के मृदभांड। तो ये क्रम है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इस नोट को विशेष
ध्यान में रखिए। सबसे ऊपरी सतह पर चित्रित भूरे रंग के मृतबाण, नीचे लाल, फिर काले और सबसे अंत में गेरुए प्राप्त हुए हैं। अवशेषों में हमें मोहरें भी प्राप्त मिली है। उनसे मोहरों से प्राचीन इतिहास को लिखने में बहुत सहायता मिली है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 500 से अधिक मोहरें मिली हैं। उन्हीं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद में हम विस्तार से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि वहाँ जो मोहरें मिली थी, ये मैंने पहले भी बताया था कि वो उस पर जो लिपि लिखी हुई थी उसे पढ़ी नहीं जा सकी है। उन्हें आहत मुद्राएं कहा गया है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन उस पर जो चित्र अंकित है उनको देख के, जैसे शिव के, मोर के, पीपल के वृक्ष के, इस तरह के चित्र अंकित हैं मोहरों पे, तो उससे धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार बसाड़ जो भी प्राचीन वैशाली है, वहाँ 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। उनसे 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक ऐसी श्रेणी का पता लगा है जिसके साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य थे। दोस्तों, यहाँ जो शब्द आया श्रेणी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में श्रेणी व्यापारिक संघ को कहते थे, अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। श्रेणी जैसे आज रिलायंस है, अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, टाटा है, तो उसी तरह पहले श्रेणी होते थे। तो श्रेणी शब्द का प्रयोग जब भी इतिहास में आए तो आप व्यापारिक समूह या संघ ही उसे मान के चलें। तो अलग अलग 274 मिट्टी की जो मोहरें मिली है, जो व्यापार में काम आती थी, लेन देन में काम आती थी, उसके इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन मोहरों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था में श्रेणियों का बहुत महत्व था। मतलब श्रेणियां जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई वो गुप्त काल में हुई थी, यह आप ध्यान में रखिएगा। अब पुरातत्ववेत्ता वैदिक साहित्य, महाभारत और रामायण में उल्लेखित स्थानों का उत्खनन करके उनकी भौतिक संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों, महाभारत और रामायण काल में जिन क्षेत्रों का विवरण किया गया है, वहाँ इतिहासकार आज भी खुदाई कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर की खुदाई के आधार पर डॉक्टर वी लाल का मत है कि महाभारत में वर्णित कौरव पांडवों का युद्ध लगभग ईसा पूर्व 900 में हुआ था। जब हस्तिनापुर की खुदाई हुई, उसमें जो अवशेष हुए हैं उनका जो कालक्रम निकाला। अब कालक्रम कैसे निकालते हैं इसका मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा कालक्रम निकालते हैं, उसका एक अलग से वीडियो में डालूंगा। तो ये उस पद्धति के अनुसार ईसा पूर्व 900 में यह महाभारत का युद्ध हुआ था, यह डॉक्टर वी लाल ने कहा है। पुरातात्विक साक्ष्य का साहित्यिक साक्ष्य के साथ तर्क संगत संश्लेषण करके आधुनिक इतिहास का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन सब अवशेषों से और वर्तमान में जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं उनको मिला के, मैच करके, कंपैरेटिव स्टडी करके वो एक एक्यूरेट डेट और एक्यूरेट हिस्ट्री निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अंधकार युग, दोस्तों, भारतीय इतिहास में या प्राचीन इतिहास में अंधकार युग उस युग को कहा गया है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो प्राचीन इतिहास में अंधकार युग कहा गया है मौर्य काल की समाप्ति से लेकर गुप्त काल के आरंभ से पूर्व का काल। इस काल की हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, तो इतिहासकारों ने इसे अंधकार युग कहा है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। पुरातात्विक साक्ष्यों ने मानव की आर्थिक प्रगति के एक अन्य चरण पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। यह चरण भारत में लौह युग के आगमन से संबंध है। लोहे के प्रयोग का आरंभ एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि थी। लोहे का युग इतिहासकारों ने 1000 ईसा पूर्व बताया है। तो लौह युग के आगमन के संबंध में लोहे के प्रयोग का आरंभ जो हुआ था उसकी जानकारी भी इतिहासकारों ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बताई है। लोहे के अवशेष भारत में बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत, गंगा यमुना के दोआब, पूर्वी भारत, मध्य भारत, मालवा और बरार, दक्षिणी भारत में मिले हैं। ये जो 6 केंद्र हैं, इसमें मध्य भारत का केंद्र सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। तो 6 स्थलों के नाम आप याद रखिएगा और इनमें सबसे प्राचीन मध्य भारत है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर
दिलीप कुमार चक्रवर्ती इतिहासकार हैं, उनका मत है कि भारत में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1100 में हुआ और साहित्यिक साक्ष्य से यह तिथि ईसा पूर्व 700 के लगभग प्रतीत होती है। तो ये इस तरह से जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हमें 1100 ईसा पूर्व प्राप्त होता है और साहित्यों के आधार पर 700, तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रहता है। इसीलिए पुरातात्विक साक्ष्य को एक पुख्ता स्रोत माना जाता है भारतीय इतिहास की दृष्टि से। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत ढंग से समझ सके, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य से हम लेखक की काल्पनिक खुद को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत जो हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ सफलता सुविद्या एजुकेशन के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।